नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे आरआरबी जेईई 2025 को टारगेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बेसिक से, बहुत ही स्क्रैच से। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं भी की है उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो पहले से कुछ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि मेरी जर्नी कैसी थी आरआरबी जेईई 2024 की, मैंने कौन कौन से बुक्स को फॉलो किया था और मैंने किस किस सोर्सेज़ को रेफ़र किया था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं पूरी हेल्प करूंगा कि आप लोग का भी सिलेक्शन इस बार वाली वैकेंसी में हो जाए। और जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा, 2025 आरआरबी जेईई का एक ड्राफ्ट नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, और यदि वो सही हुआ तो आपका बहुत ही कम वैकेंसी आने वाली है इस बार। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। कम वैकेंसी भले ही आ रही है, लेकिन यदि आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर से एक सीट मिलेगी, और आपको एक सीट से ही काम है, आपको एक सीट ही चाहिए। और आरआरबी जेईई 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है मुंबई जोन से, इसीलिए मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी जेईई का जो सिलेक्शन होता है वो 2 फेज़ में होता है, जिसमें से पहले सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है, जिसका सिलेबस टोटली नॉन टेक्निकल है। इसमें आपको टेक्निकल का कुछ भी नहीं आता है। और सीबीटी 2 जो है उसमें टेक्निकल आता है और नॉन टेक भी है, यानी मिक्स है सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद आपका डीवी और मेडिकल होता है। डीवी मेडिकल होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है एज ए जूनियर इंजीनियर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीटी 1 का क्या क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। और आज का ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये भी बताने वाला हूँ कि सीबीटी 1 में किस किस चैप्टर्स, जैसे कि मैथ के किस चैप्टर से कितना सवाल आया था 2024 में, उसी तरह रीजनिंग के किस चैप्टर से कितना सवाल आया था। इसी तरह सारे सब्जेक्ट का मैंने एनालिसिस किया है ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखें, और जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और यदि इसके बाद आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 1 होता है उसका सिलेबस है कि आपको मैथमेटिक्स आती है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो आप जैसा कि देख सकते हो 30 मैथ आते हैं, 25 रीजनिंग, 15 जीके जीएस और 30 जनरल साइंस। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको तैयारी करने के साथ साथ आपको टेस्ट भी, फुल लेंथ टेस्ट लगाना पड़ेगा जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख सको। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद सीबीटी 2 के लिए आपको सीबीटी 2 150 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें से आपको 100 नंबर टेक्निकल, 10 बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, 10 कंप्यूटर, 15 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और 15 जनरल अवेयरनेस। तो जैसा कि टेक्निकल 100 क्वेश्चन में से आप जिस भी डिसिप्लिन से हो, सिविल से हो तो सिविल का 100 क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल का 100 आएगा, और भी किसी ब्रांच से हो तो उसका क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सीबीटी 1 का तैयारी करना है अभी और सीबीटी 2 को नहीं देखना है, क्योंकि सीबीटी 1 यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आपको 1 से 1.5 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो उस टाइम में आपको टेक्निकल का इतना वास्ट सिलेबस होता है, उसको कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आपको अभी से ही टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो। तो आप सीबीटी 2 में बस मिनिमम रिवीजन करके, उस टाइम बस रिवीजन करके आप अपना रिजल्ट कंफर्म कर सकते हो। बाकी जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 के लिए आप पढ़ोगे वो इनफ होगा, और साइंस आप सीबीटी 1 के लिए पढ़ोगे उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री से हो जाएगा। और बात रहा कंप्यूटर और इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का, तो ये आप उस टाइम कर सकते हो सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद। तो जैसा कि मैंने एनालिसिस किया हुआ है सीबीटी 1 का, तो मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। तो सबसे पहले मैथ का बात करते हैं। मैथ में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किस किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देना है, आपको किस किस चैप्टर को पहले पढ़ना है। ऑब्वियस है, जिस भी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि किसी से कम पूछा जा रहा है तो आप उसको छोड़ के चले जाओ, हो सकता है उससे भी क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए आप सारा सब्जेक्ट, सारा चैप्टर पढ़ो जितना पॉसिबल हो सके। बाकी वेटेज के अनुसार आप पढ़ोगे तो ये अच्छा होगा आपके लिए कि आप ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर आपका पहले कंप्लीट रहेगा, और टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट लगाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, नंबर सिस्टम से टोटल 29 क्वेश्चन आया था 2024 वाले एग्ज़ाम में सीबीटी 1 का। एलसीएम एचसीएफ से 8, एसआई सीआई से 18,
डिस्काउंट से 8, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 35, एवरेज से 18, परसेंटेज से 18, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड से 20, प्रॉफिट एंड लॉस से 19, अलजेब्रा से 24, मेंसुरेशन से 30, डीआई से 4 और स्टैटिक्स से 17। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, उसके बाद आप अलजेब्रा कर सकते हो, उसके बाद मेंसुरेशन कर सकते हो, उसके बाद इसी तरह सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये तो हो गया मैथ का। उसके बाद हम लोग देखते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट से टोटल 13 क्वेश्चंस थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 9 क्वेश्चन थे, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से 59 क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर रहता है रीजनिंग में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से टोटल 9 क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग से 22, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 18 क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग के उससे 6 थे, सीरीज टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इससे 36 क्वेश्चंस आए थे, और ऑर्डर एंड रैंकिंग से 16 क्वेश्चन, पजल टेस्ट से 14 और फॉर्मेशन ऑफ लेटर से 15। तो आपको इसमें सबसे पहले आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद सीरीज टेस्ट करना है, उसके बाद आपको करना है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद आप कोई भी चैप्टर कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग का तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं जनरल साइंस और अवेयरनेस का कितना कितना क्वेश्चन आया था। तो फिजिक्स के टोटल थे 87 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के थे 99 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के थे 82 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 16, जियोग्राफी से 13, पॉलिटी से 29, इकोनॉमिक्स से 10, आर्ट एंड कल्चर से 9, बुक्स एंड ऑथर से 9, स्टैटिक जीके से 5 और करंट अफेयर्स से 46। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर कम से कम तो पिछले 8 से 10 मंथ का करंट अफेयर आपको करना ही है, इसीलिए आप अभी से ही करंट अफेयर पे यदि जोर डालोगे तो आपका करंट अफेयर ईजिली हो जाएगा, नहीं तो आप यदि टालते रहोगे तो उस टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस सब्जेक्ट से आप स्कोर कर सकते हो बहुत ही अच्छा। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आर्ट एंड कल्चर बुक्स एंड ऑथर और स्टैटिक जीके में सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही आसान माना जाता है जीके में और इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए थे, इसीलिए आपको सबसे पहले पॉलिटी करना है, फिर हिस्ट्री करना है, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर बुक्स एंड ऑथर स्टैटिक जीके। ये आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको करंट अफेयर में भी जो आएंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन, ये सब आपको करना है। उसके बाद आपको मैं अपना बताता हूँ मैंने कौन कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे, कौन कौन से बुक्स को मैंने फॉलो किया था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो मैथ में आपके पास है टोटल 4 ऑप्शंस हैं। या तो आप क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर से पढ़ सकते हो, एक साहिल सर पढ़ाते हैं मैथ, रेलवे के लिए स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं वो। उसके बाद आप रैंकर्स गुरुकुल से आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, या फिर गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, या फिर राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो। पर्सनली मैंने जिससे पढ़ा था वो थे साहिल सर। साहिल सर का मैंने यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट देखा हुआ था, उनका CTM करके एक प्लेलिस्ट आया था उस टाइम, जिस टाइम मेरा RRB JEE का CBT 1 था, तो मैंने उसी को कंप्लीट किया हुआ था। और एक 40 डेज़ 40 मैराथन क्लासेस करके एक प्ले लिस्ट था, उसको भी मैंने कंप्लीट किया था। जो टॉपिक मेरा छूटा हुआ था उससे मैंने कंप्लीट किया था। और आदित्य रंजन सर का एक ब्रह्मास्त्र बुक आता है, फार्मूला बुक टाइप का कंपाइलेशन है, उसको मैंने फॉलो किया था, उससे फार्मूला रिवीजन करता था और साहिल सर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था यूट्यूब पे। उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको या तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ सकते हो, यदि आप रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आपका पढ़ा हुआ है तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उसके बाद पढ़ने के बाद आपको टेक्स्ट बुक से डेली टेस्ट सीरीज लगाना है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज रीजनिंग का। इसके लिए आप SSC JEE का जो सेक्शनल टेस्ट है रीजनिंग का वो लगा सकते हो, या फिर RRB ALP का भी जो सेक्शनल टेस्ट है रीजनिंग का आप वो लगा सकते हो। उसके बाद ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आप RRB JEE का सेक्शनल टेस्ट लगाना, क्योंकि SSC JEE और ALP ये दोनों का लेवल थोड़ा RRB JEE से ऊपर रहता है, तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। पर्सनली रीजनिंग का मैंने कोई भी क्लास नहीं किया था, टेक्स्ट बुक से मैं डेली सेक्शनल टेस्ट लगाता था, और जो भी मेरा क्वेश्चन छूटता था मैं उस टॉपिक का
वीडियो देख लेता था यूट्यूब से। बस मेरा यही स्ट्रेटेजी था रीजनिंग के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आपका रीजनिंग तो इतना अच्छा होगा कि आप एक बार देख के उस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। तो आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाओ, उसके बाद आपका जो भी टॉपिक छूट रहा है आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे वीडियो देखो, किसी भी सर का देखो, आप पीयूष वार्ष्णेय सर का देखो, या फिर आपको जिस भी प्लेटफॉर्म का अच्छा लग रहा है उसका देखो, उसको कंप्लीट करो, उस टॉपिक को कंप्लीट करो, फिर अगले दिन टेस्ट लगाओ, और ये साइकिल रिपीट करते रहो। ये साइकिल रिपीट करते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और रीजनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब बात रही जीके और जीएस का, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। जीके के लिए मतलब जीए के लिए अलग, जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ये सब आता है, इसके लिए मैं अलग बताऊँगा, और जीएस जनरल साइंस के लिए मैं अलग बताऊँगा। तो जीए के लिए मैंने फॉलो किया था परमार सर को। परमार सर का एक FRV सीरीज़ चल रहा था उस टाइम, FRV सीरीज़ चल रहा था, मैंने इसी से सारा चैप्टर कंप्लीट किया था पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का। मैंने तो सिर्फ पॉलिटी और हिस्ट्री सर से पढ़ा था, बाकी ज्योग्राफी पढ़ने का टाइम नहीं मिला और हमको इंटरेस्ट भी नहीं आया तो हम नहीं पढ़े थे। बाकी आप इसको आप यहाँ से सर से पढ़ सकते हो, और अभी उनका FRV 2.0 भी स्टार्ट हुआ है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट रहता है, बहुत ही कंपाइल्ड वे में रहता है, और माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ाते हैं सर, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पढ़ने में भी लगता है। उसके बाद जनरल साइंस के लिए तो सबसे पहले मैंने NCERT का क्लास 9th और क्लास 10th का बुक को थ्रॉली रीड किया था, 2-3 बार रीड किया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करता था, साइंस मैग्नेट पे नीरज सर हैं उनसे, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करता था। उनका डेली आता था उस टाइम RRB JE के लिए एक वीडियो आता था और ALP के लिए वीडियो आता था, दोनों वीडियो मैं देखता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। जो जो टॉपिक हमको हार्ड लगता था हम नीरज सर से यूट्यूब पे पढ़ लेते थे। बाकी आपको साइंस NCERT का जो है 9th और 10th का ये मस्ट है, आपको करना ही करना है, क्योंकि जहाँ तक मेरा एनालिसिस है 9th 10th के NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं आया था। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को भी बहुत कोई सजेशन दिया था कि आप जो है लूसेंट कर लो, या फिर और भी बहुत सारा बुक का सजेशन हमको मिला था, लेकिन हम NCERT ही किए। 3-4 बार अच्छे से NCERT मैंने पढ़ा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए NCERT का लाइन बाय लाइन, एक लाइन उठा के क्वेश्चन बना दे रहा है उसमें। तो इसीलिए NCERT को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ो, टाइम दे के पढ़ो और पूरा डिटेल में पढ़ो। उसके बाद CBT 2 के लिए जैसा मैंने आपको बताया, CBT 2 के लिए आपको जनरल अवेयरनेस CBT 1 वाला ही इसमें काम आ जाएगा। साइंस जो आप पढ़े रहोगे CBT 1 में वो फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आ जाएगा। बाकी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आपको CBT 1 के बाद भी आप करोगे तो हो जाएगा, और इन्वायरमेंट भी हो जाएगा। बाकी रहा टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल के लिए आपको अभी से ही टारगेट करना होगा। एक एक चैप्टर, मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से टाइम दे के पढ़ना है, ताकि उस टाइम जब आपका CBT 1 क्लियर हो तो CBT 2 में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े और आपका काम हो जाए। तभी आप बाकी भीड़ से अलग हो सकते हो, बाकी भीड़ से आगे तभी आप हो सकते हो जब आपका टेक्निकल कंप्लीट रहेगा। क्योंकि सबको पता है, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि CBT 1 निकलेगा तब CBT 2 का तैयारी करेंगे, लेकिन एक्चुअली में सिलेक्शन वो लेता है जो CBT 1 से पहले CBT 2 के बारे में सोच रहा हो। क्योंकि टेक्निकल आप किसी भी सब्जेक्ट में, आप चाहे सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, 8-8 9-9 बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट आप तो 1-1.5 महीने में नहीं कर पाओगे और आपका रिजल्ट फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप टेक्निकल अच्छे से पढ़ो, अभी टाइम है। डेली टेक्निकल को 4 से 5 घंटे टाइम दो, और डेली 4 से 5 घंटे आप नॉन टेक को टाइम दो। बस मुश्किल से आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है। उस टाइम फिर आपका पूरा टास्क ही ईजी हो जाएगा, आप भीड़ से ऐसे भी आगे रहोगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बेसिक्स मतलब बेसिक जो है सब्जेक्ट वो ये है: सर्किट एंड नेटवर्क, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड जनरेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी। आजकल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसको भी पढ़ना है। बाकी मेनली इतने तो आपको करना ही करना है। इसमें भी आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में, आप अपने चॉइस के अनुसार भी कर सकते हो। तो जैसा यदि आप मेरे से सजेशन मांगोगे तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आपको सर्किट एंड नेटवर्क करना चाहिए, क्योंकि आपका हर एक सब्जेक्ट में इसका यूज होगा। तो पहले आप सर्किट एंड नेटवर्क कर लो, फिर आप मशीन कर लो, पावर सिस्टम कर लो, उसके बाद फिर आप कोई भी कर सकते हो। उसके बाद आप टोटल इतना करने के बाद आपका इलेक्ट्रिकल का तो मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी और भी ब्रांच का मेरे को आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं झूठ का नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल का और भी यदि आपको डिटेल में सिलेबस का चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आया है CBT 2 में, तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन यदि हुआ है तो मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज कर सकूँ आप सबों के साथ,
ताकि आप लोग भी सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि मैं भी उस फेज़ से गुज़र चुका हूँ जिससे आप गुज़र रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जब एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, 1 नंबर 2 नंबर से मेरा सारा एग्ज़ाम छूट रहा था। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हुआ तो मेरा आरआरबी जेईई निकला, एएलपी का भी मेरा साइको अच्छा गया है, सीबीटी 2 भी हो गया है। उसके बाद एचपीसीएल जेईओ भी मेरा हो गया था, फिर पीजीसीएल डीटी भी मेरा हो गया। इतने सारे एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर हुए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को फिर लगेगा कि ये जो बता रहा है सामने वाला, क्या इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये बता सकता है। तो दोस्तों, मैं भी अभी कोई ज़्यादा एज का हूँ नहीं, मैं भी आप ही लोग के जैसा हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बस एक भाई के तौर पे गाइड करने के लिए आया हूँ, ताकि आपका भी जो जर्नी है वो आसान हो सके, आप भी सिलेक्शन ले सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में, वो होता है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ आपको कैसे देना है और क्या करना है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, अपना पर्सनल जो मैंने फॉलो किया था। तो सबसे पहले आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब आपका चैप्टर कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 चैप्टर, तो आपको चैप्टर टेस्ट आपको देना स्टार्ट कर देना है। ये नहीं सोचना है कि पूरा कंप्लीट होगा सब्जेक्ट तब चैप्टर टेस्ट देंगे, नहीं। आप चैप्टर टेस्ट देते रहोगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि जब आपसे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप कॉन्फिडेंस आता है तभी पढ़ने का मन करता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज आपको चैप्टर टेस्ट देते रहना है। उसके बाद जब आपका सब्जेक्ट यदि कंप्लीट हो जाए तो आप सब्जेक्ट टेस्ट भी देना। और जैसे कि मैंने बताया कि रीजनिंग का आपको एक टेस्ट डेली देना है, या तो आप एसएससी जेईई का दे सकते हो या फिर आरआरबी एएलपी का एक टेस्ट आपको डेली देना है। और जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसको एनालिसिस करना है, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके कवर करना है और फिर ख़त्म, उस टॉपिक का काम तमाम। इसी तरह मैथ्स में जो चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाएंगे आप उसका चैप्टर टेस्ट देते जाना। चैप्टर टेस्ट अवेलेबल है, यदि आप आरआरबी जेईई 2025 वाला टेस्ट भी एनरोल करोगे इसमें भी अवेलेबल है, और 2024 वाला जो है उसमें भी अवेलेबल है। तो आप किसी से भी लगा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और फिर आप बात रहा साइंस का, तो साइंस का भी वहाँ क्वेश्चंस अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे। चैप्टर वाइज साइंस का एनसीईआरटी वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से वो लगा सकते हो। और जितना से जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना हेल्प होगा। और सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट को एनालिसिस करना भी उतना ज़रूरी होता है। आप टेस्ट दे, मान के चलो टेस्ट 1 घंटे में आपका कंप्लीट हुआ, तो उसको एनालिसिस करने में आपको कम से कम उतना ही टाइम देना होगा जितना टेस्ट देने में गया। क्योंकि टेस्ट देने के बाद आप किस टॉपिक में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, किस में टाइम लग रहा है, किस में आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, वो सब टॉपिक्स को एक अलग सेपरेट कॉपी में लिखो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और फिर उसको रिवीजन स्टार्ट करो कि ये टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलती हो रहा है, उसको हम पढ़ेंगे फिर से। बस यही बेसिक स्ट्रेटजी है, आपको फॉलो करना है। और उसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का थैंक यू।